गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम का आगाज ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ये नहीं कि प्रोग्राम करना है नहीं करना, प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि आपको दो ऑप्शन दूंगा आज मैं। अच्छा ठीक है। एक कलर सिलेक्ट करना है आपने। ओके। रेड या ऑरेंज? रेड या ऑरेंज? अच्छा, अगर रेड करेंगी तो मैं एक और सवाल करूंगा, ऑरेंज करेंगी तो मैं एक और सवाल करूंगा। ये क्या बात हुई? मेरा सवाल मेरी मर्जी। अच्छा, आपकी गेम आपकी मर्जी। आई थिंक मैं ऑरेंज पे जाऊंगी। ओके, आप ऑरेंज पे जाएंगी क्योंकि आज मैंने ऑरेंज पहना है तो मैं ऑरेंज पे जाऊंगी। ठीक है, तो ऑरेंज पे मेरा सवाल ये था कि जब स्ट्रेस होता है तो आप स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं? ये सवाल आपसे भी, मेरा सवाल आपसे भी। पहले आप बताएं आप क्या करती हैं। ऑरेंज और रेड क्या मतलब? मुझे तो आपकी बात की मैंने तो वैसे ही आपको ऑप्शन दी थी। मतलब फजूल में सीधा हाँ, अच्छा आप रेड कर लें सिलेक्ट। अच्छा रेड। आप खुश होने के लिए क्या करते हैं? ये सही है। ये तो आपने सवाल चेंज कर दिया मेरा। आई थिंक मैं क्या करती हूँ खुश रहने के लिए? अच्छा, मैं अपने पसंदीदा लोगों से मिलती हूँ। अगर मैं कभी स्ट्रेस में होती हूँ तो आई नीड टू टॉक। आई एम ए वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बंदी हूँ। मतलब जो जिस टाइम पे फील किया बस हाँ बोल दिया, लेकिन उस टाइम से वो चीज़ निकल गई, बस दिल से तो निकल गई। सो आई फील हैप्पी अबाउट इट कि कम अज़ कम मैंने एक चीज़ कम्युनिकेट कर दी। तो अगर मुझे स्ट्रेस होता है जिस चीज़ का, आई नीड टू टॉक टू समवन। मतलब मेरे अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। मैं जब बात कर लेती हूँ तो देन आई फील हैप्पी अबाउट। चाहे वो प्रॉब्लम वहीं पर एग्जिस्ट करती हो, बट 80% मसला हल हो जाता है। कहते हैं ना, जब आप दिल की बात कर देते हैं तो वो किसी के सुनने से ही आप उसका 80% जो मसला है वो हल कर देते हैं। बात बड़ी अहम है। वैसे भी जिस शख्स के साथ वो इशू, उस शख्स से बात करना तो सबसे अहम होता है, सबसे रेलेवेंट होता है, बजाय इसके कहीं और आप टक्कर मारे। बदगुमानियां पैदा हो जाती है, दिल में बातें रह जाती हैं ऑब्वियसली, और वो फिर ना पाइल्ड पोती रहती हैं चीज़ें, और वो एक दिन फिर आप ब्लास्ट कर जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंसानी दिमाग है और आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप बात करें, बात करके मामलात को हल करें और बस दैट्स इट। अच्छा, और अगर आपका वो जो स्ट्रेस का एलिमेंट है वो किसी शख्स से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या करती हैं? तब भी यही होता है कि मैं बात करती हूँ। वो किसी को सुन लेने से, बात जब आप बात करते हैं तो कोई अगर आपको सुन लेता है, आई जस्ट टॉक। मुझे एक्सप्रेस करना होता है, मुझे बात करनी होती है। अगर मैं बात नहीं कर रही तो वो स्ट्रेस ऐड ऑन होता जाता। जबरदस्त जी। अब आपने हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर बताना है कि आप क्या करते हैं, बात करते हैं या कि दिल में रखते हैं। अगर दिल में रखते हैं तो फिर उसका क्या नतीजा होता है, कितने और आप डिस्टर्ब होते हैं, ये आपने जरूर हमसे शेयर करना है। एनीवेज जी, बढ़ेंगे आगे। आज प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग में जो 4 रोज़ा जंग बंदी हुई है। एक तो इसमें तौसीक़ की गई है, मज़ीद जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ा जाएगा दोनों तरफ से, लेकिन गज़ा की आवाम की बात करते हैं। तफरी के लिए सारे समंदर पर पहुंच गए। जाहिर है पिछले कई दिनों से जिस तरह से उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ गिराए जा रहे थे, जब जंगबंदी हुई, सांस लेने के लिए जिस तरह से वो साहिल का रुख उन्होंने किया, वो वीडियो वायरल हुई है। बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को देखा जा सकता है। गज़ा के साहिल पर इस वक्त वो मौजूद हैं और थोड़ा सा वो एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली शुएब, हमने मुस्कुराते हुए बच्चे देखे, मुस्कुराते हुए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, जो कि हम तरस गए थे कि इतने दिनों से, इतने अरसे से हमने मुस्कुराहट नहीं देखी थी इन लोगों के चेहरों पे। और कुछ जो सहाफ़ी थे वो बिफोर एंड आफ्टर के अपने क्लिप्स शेयर करते थे कि इससे पहले हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़ाहिर है तब भी मुश्किलात तो थी ही, फ़लस्तीन पर हमेशा से मुश्किलात तो रही ही हैं, लेकिन कम अज़ कम वो खुली फ़िज़ा में सांस ले पा रहे थे। तो बिफोर एंड आफ्टर बड़ी तकलीफ होती थी। तो अब ऐसा लगता है कि वही मनाजर हमारे सामने आ गए, किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे क्या होगा, ये खौफ, ये एंजाइटी, ये उनके दिमाग पर हर वक्त आ रही है। अब ये देखें ना, अपने घरों से दूर है एक तरह से बहुत से ख़ानदान, ज़रा घर में शुमार हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे इनमें जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है इस जंग में, लेकिन फिर भी चंद लम्हात के लिए सही वो उन हालात को भूल के इस साहिल पर पहुंचे। बढ़ते हैं आगे। दीगर खबरें शामिल करने से पहले पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं। पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद का मौसम बताएंगे कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है आज। इस्लामाबाद में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज चमक रहा है। लाहौर में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर पेशावर की बात करें तो कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। आज बादल कहीं पर भी नहीं है, आज सूरज चमक रहा है हर जगह। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सूरज चमक रहा है हर जगह पर। बढ़ेंगे आगे, बरतानिया की बात करते हैं।
बरतानिया में क्रेन ऑपरेटर ने जलती हुई इमारत से नौजवान को कैसे बचाया, इसकी वीडियो भी खासी वायरल है, आपको दिखाएंगे कि ट्रेन ऑपरेटर की महारत और बहादुरी जिसको ज़बरदस्त अमदाद मिल रही है। बरतानिया का बर्कशायर टाउन, यहाँ पर स्टेशन हिल डेवलपमेंट साइट पर आग भड़क उठी और क्रेन ऑपरेटर ग्लेन एडवर्ड्स ने शोलों और गहरे धुएं में फंसे मजदूर को इमारत से महफूज मकाम पर पहुँचाने के लिए इंतहाई महारत के साथ एक केज का इस्तेमाल उसने किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेन ऑपरेटर किस तरह मजदूर को रेस्क्यू करने का अमल अंजाम दे रहा है और ये आपको इस वक्त हम विजुअल दिखा भी रहे हैं। और कितना खतरनाक ऑपरेशन ये नजर आ रहा है कि धुएं के बादल उड़े हैं पीछे, आग की लपेट में है पूरी बिल्डिंग और वहीं पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक शख्स की जान बचाई गई है। जबरदस्त। बढ़ेंगे आगे, बलूचिस्तान की बात करते हैं। यहाँ का साहिल और माड़ा, उसका जिक्र करेंगे। माहीगीर ने जाल में फंसने वाली एक वेल को आज़ाद किया। ये बलूचिस्तान का साहिली इलाका है और माहीगीर ने जाल में फंसने वाली एक बड़ी स्पर्म वेल है, उसको आज़ाद किया है। आलमी सतह पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम WWF ने कहा है कि स्पर्म वेल और मड़ा के करीब साहिली पानियों में जाल में फंस गई थी और इस वीडियो में हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं कैसे उन्होंने आज़ाद करवाया। क्या वैसे कितना प्यारा पानी है, कितना एग्जैक्टली लगता ही नहीं ना साहिल अपना 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 लेकिन अपना ही है। अपनी चीजें वैसे है बड़ी प्यारी, हमने बहुत खराब हमने बहुत ज्यादा खराब की। नेचर इटसेल्फ ऑब्वियसली उस नेचर से ऊपर क्या चीज है, लेकिन हमने किस तरह से उस नेचर को तबाह कर दिया है वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने। अच्छा देखिए सबीन, एक तरफ हमने भी ये खबर शेयर की कि हमने एक वेल को आज़ाद किया, बड़ी प्यारी सी खबर थी, लेकिन एक और खबर आई उसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस जानिब जा रहे हैं, इतनी बेहिसी क्यों हो गई है। सिंध से खबर है, एक नायाब नस्ल की डॉल्फिन को बेदर्दी से मारा गया है। महकमा जंगली हयात के मुताबिक डॉल्फिन को मारने वाले 4 अफराद इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नौशहरा फिरोज में मुलजिमों ने मुबैना तौर पर लाठियां मारकर इस डॉल्फिन को मिला क्या? मेरा तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि आपको मिला क्या ये करके? क्या आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान पे नहीं निकलती, तो आप इस तरह से बाकी जानदारों पर इस किस्म की अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं? या आपको मिल क्या गया? एक जान चली गई, आपको क्या मिला? और ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स होते हैं। और बिल्कुल शुएब, और मैं हैरान होती हूँ कि इस तरह की आए दिन वीडियो सामने आ रही होती हैं कि किस तरह से कभी किसी जानवर पर, कभी किसी परिंदे पर, कभी किसी जानदार पर, किसी भी स्पीशीज़ पे हम देख रहे होते हैं कि इस तरह की इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे होते हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है और लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही होती हैं। पहली बात, हमसे तो लिटरली अगर वीडियो मेरे सामने होती कि किस तरह से, पता मैं उसको देख भी ना पा रही होती। लोग पता नहीं कैसे जाते हैं, कर लेते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, रोक नहीं रहे होते। ज़रा ऐसे मामला हमारे सामने आए हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल। बिल्कुल ऐसा ही है। बढ़ेंगे आगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद स्मॉग में कमी नहीं देखी जा रही। मुल्क के दूसरे बड़े शहर का फजाई मयार बदस्तूर मुजरे से आता है, जिसकी वजह से शहरी मुसलसल परेशानी में मुब्तला हैं और बीमार हो रहे हैं। इसी हवाले से जरा अपडेट लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमैर राना हमारे साथ मौजूद है। उमैर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उमैर, जरा अपडेट कीजिएगा कि आज क्या हालात है लाहौर में स्मोक के हवाले से? देखिए, जैसे ही सरगर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, लाहौर के बासी जागते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ती है रोड्स पर, तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह 7 बजे जो था लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें 5वें नंबर पर था। मेरे समेत तमाम लाहौरी खुश थे, हमने लाइव भी किया। लेकिन इस टाइम जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मज़दूर बाहर निकलता है, रोज़ी रोटी की तलाश में लोग बाहर निकलते हैं, इस टाइम लाहौर एक मरतबा फिर जो है पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो टॉप पर एक आ गया है। और इस टाइम लाहौर की जो आबो हवा है वो आलूदा हो चुकी है। 388 AQI का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 388 तक पहुंच चुका है, जबकि सुबह जो है वो 218 के करीब था। तो एक मरतबा फिर लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। अच्छा, और ज़ाहिर है पहले नंबर पर पहुंचना हर दूसरे तीसरे रोज़ हम ऐसी खबरों में देख रहे होते हैं। जो मरीज़ ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं अस्पतालों में, तो ज़रा बहुत दबाव बढ़ गया होगा हमारे हेल्थ सिस्टम पर। बिल्कुल जी, मरीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि लाहौर शहर में
जुनूबी पंजाब से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और स्मोक का जो इम्पेक्ट है लाहौर के, जो पंजाब के जो मुख्तलिफ 10 अजला को डिक्लेयर किया गया था, तो वो सराउंडिंग में है लाहौर के, तो वहाँ से भी शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इस टाइम लाहौर के तमाम अस्पतालों में जो डॉक्टर से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि नाक से जो गले का जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और खुश जो खांसी है वो बहुत ज़्यादा शहरियों को जो है वो महसूस होती है, जिसकी जो बड़ी जो कॉज़ है वो स्मॉग ही है। सबसे ज़्यादा जो तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मॉग से बचा जा सकता है मास्क से। मास्क शहरियों को जो है लाजमी करार दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। और क्या शहरी मास्क लगा भी रहे हो? पहनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब नहीं जी, मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। और जब हम पूछते हैं शहरियों से कि आपने मास्क नहीं लगाया है, आप स्मोक के जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में तो आप बता रहे हैं, तो वो हंसकर टाल देते हैं और कहते हैं, मतलब उनके लिए इतनी आम सी बात हो गई है कि सीरियस ही नहीं ले रहे अनटिल एंड अनलेस वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। अच्छा उमैर, ये भी बताइएगा, जिस तरह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू किया गया था, जुर्माने आयद करने का भी कहा गया था, अब क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है और क्या उसी तरह से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जितने भी महकमाना कार्रवाइयाँ कर ली जाएं, स्मोक ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक मैं ख़ुद नहीं चाहूँगा कि स्मोक ख़त्म हो जाएगा, तब तक ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कराऊँगा तो स्मोक का कॉज बनेगी। अगर मैं फैक्ट्री ऑनर हूँ, मैं अपने चिमनियों से धुएँ का अखराज करूँगा तो स्मोक ख़त्म नहीं होगी। और उसके साथ साथ अगर भट्टे जो हैं, ईंटों के भट्टे जो हैं, वो लाहौर के सराउंडिंग में अभी भी उनसे जो काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम जो कॉज हैं, तमाम एलिमेंट है, वो शामिल होकर स्मोक का सबब बनते हैं। और जब तक आम इंसान खुद नहीं चाहेगा तो बिल्कुल एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है इसमें कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में। उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, साथ मौजूद थे। मुल्क में इंतखाबात से कबल इलेक्टेबल्स के लिए खींचातानी जारी है। इस सिलसिले में नून लीग की जानिब से कामयाबियां समेटने के बाद अब पीपल्स पार्टी मुतहरिक नजर आ रही है। और पार्टी ने इलेक्शन से कबल अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें की हैं, राबते उनके हैं और अपनी जानिब रागिब करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ मरकजी मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें दीगर जमातों के साथ कौमी और सूबाई सतह की अहम सियासी शख्सियात से राबतों पर मुशावरत हुई। और इतलात के मुताबिक कमेटी मेंबरान को इस सिलसिले में अहम टास्क सौंप दिए गए और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के रहनुमा चारों सूबों में इलेक्टेबल्स के साथ बातचीत करते नजर आएंगे। इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है, यानी पीपल्स पार्टी जो बलूचिस्तान के बारे में सोच रही है, उस बारे में आज हम बात स्पेशली करेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा में ही हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। शाह साहब, किस प्लान के साथ जा रहे हैं? बाकी आपकी क़यादत कोयटा या बलूचिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, कोई प्लान तो कोई ऐसा नहीं है। यौम तासीस हमारा हर साल 30 नवंबर को होता है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में हो चुका है। तो बलूचिस्तान में इस दफ़ा फ़ैसला हुआ कि वहाँ पे करना है, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और आपने जैसे कहा कि PMLN मुझे मालूम था ये जुमला आप कहेंगे, ये मुझे मालूम था शाह साहब। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे पहुंची है, लेकिन असल हकीकत ये है कि हम तो बहुत पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अच्छा, यही पूछने लगा था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया ना, जो आ रहे थे या आ चुके थे, वो कैसे वहां चले गए? जी 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 जी, मैं एक अर्ज करूं जी जी। अच्छा, ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन सा है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया, वो जी कुछ लोग जा रहे थे उनको रोक के किसी और जगह भेज दिया गया। ऐसा नहीं है, हर किसी की प्रायोरिटीज भी होती हैं। हमारे पास जी, मैं जी उनकी बता रहा हूँ जो शख्सियत है, उनके लिए कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो PMLN के चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे, जो कोalition यहाँ पे थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। इसी तरह उनके रिटायर्ड जनरल जो कादिर बलोच साहब हैं, इसी तरह और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और फिर अब ये जो हमारा यौम तासीस है, लीडरशिप यहाँ पे आ रही है, तो और भी मज़ीद जो यहाँ के
मोजिज़ीन हैं वो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अच्छा सर, कौन एक्सपेक्टेड है? अगर नाम कुछ नाम गिनवा सकें कि ये बासर शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। जी इनको ब्रेकिंग खबर तक रखे ना, कि एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि ये लोग आ गए। अभी मतलब कुछ नाम अभी बता दें, कुछ ब्रेकिंग के लिए रख लें। सुबह देखें, सुबह आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छी बातें करें लोगों को। ये सारा दिन यही जो एक दूसरे की हमारी वैसे अच्छी बात है पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो रही है अहम शख्सियात की, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा चले खुशगवार दिन करें ना आज का। मैंने इंशाल्लाह आपकी इस अच्छी विशेष की वजह से बहुत अच्छी आपको खबरें देंगे जल्दी। तो ऐसा करते हैं शाह साहब, कोई नंबर बता दें, 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, कितने? जी बिल्कुल, इससे जी नहीं बिल्कुल बहुत सारे कई दर्जन मौजूद शख्सियात हैं, हमारे दीन है, इलेक्टेबल्स हैं, वो आ रहे हैं। और एक सिलसिला रहा भी है कराची। अगर आप मीडिया पे पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे भी आके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब या चेयरमैन बिलावल साहब के साथ या मोहतरम अदी फरियाल तालपुर साहिबा के साथ मिले हैं और उन्होंने ऐलानात किए हैं ये इस अरसे में भी। बाकी कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे आके जरूर अनाउंस करेंगे जैसे लीडरशिप यहाँ पे पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, अब जो चंद रोज से एक और मामला काफी डिस्कशन में था कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान शायद कोई मामला इतना अच्छा नहीं है। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी तो डिनाई करती भी है इसको, तस्वीर आ जाती है, फिर तस्वीर आती है फैमिली के साथ, तो उस पर सवाल ज़रूर उठते हैं कि पहले अगर जरदारी साहब ये कह रहे थे कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, अंडर ट्रेनिंग को उन्होंने कैंडिडेट भी कहा ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने कि वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट होंगे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं वो अंडर ट्रेनिंग है। तो हम ज़रूर ये सवाल करते थे क्या दुबई ट्रेनिंग लेने गए थे और ट्रेनिंग हो गई है? देखिए मैं आज करूं, प्रेसिडेंट साहब का जो इंटरव्यू था वो कोई लगभग 1.5 घंटे का था। अच्छा। उसमें से सिर्फ ये 1.5-2 मिनट की चीजों को हाईलाइट किया, दीगर चीजों को नहीं। सुन ले ना, जिसमें प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा मुझसे अपने से तशबीह दे रहे हैं कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, पॉलिटिकल सूझबूझ रखता है, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत है। और उसके साथ साथ वो अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं खुद भी अभी तक एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूं। देखिए ये सीखना जो है ये तो एक रहता है आखिरी ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये अगर उन्होंने बात की जी ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको मुस्बत लेने की बजाय बहुत माजरत के साथ में आप दोनों को नहीं हमारा तो कंसर्न है ना यहाँ पे, हमारा कंसर्न ये है कि एक शख्स नहीं सर मेरी भी तो सुने ना सर, पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पे मैं सवाल ये कर रही हूँ कि एक शख्स अभी अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, वो अंडर ट्रेनिंग है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसके हाथ में देने की बात की जा रही है, उम्मीदवार हैं वो प्राइम मिनिस्टर के, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? जी बिल्कुल, ये जो अंडर ट्रेनिंग जिसके लिए आप कह रही हैं, ये जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो जितने भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं उन सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्व किया और उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ से चीज़ें आई जिनको वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब भी अप्रिशिएट करते रहे। क्योंकि जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, जिस तरह का उन्होंने मुल्क को छोड़ा था, इंटरनेशनली तौर पर हम तन्हा रह गए थे, हमारे जितने दोस्त मुल्क थे हमसे खफा थे, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। IMF का इशू हो, दीगर, यही अंडर ट्रेंड जिसके लिए सब लोग आज सोच रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर था यही पूरी दुनिया में गया। और वो फिर जो इस तबाहकुन यहाँ पे बरसातें थी, सैलाब था, जिससे इतनी तबाही आई, उस वक्त भी इसी का रोल था। तो जो सर हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो कि जरदारी साहब ने कहा। ऑब्वियसली एक अपने बेटे के बारे में अगर कोई बाप बात कर रहा है तो उसको तो सीरियस लिया जाएगा ना। फिर बेटे के लिए बाप जो है या बाप के लिए बेटा तो उसके लिए तो छोटा होता है ना, वो चाहता है कि वो मजीद सीखे। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एकदम से अक्स कर लिया गया कि जी उन्होंने खुद ही कह दिया जी अंडर 10 है तो अब की ये कैसे, ओ बाबा सीखने की बात की है, एक्सपीरियंस की बात की, आखिरी दम तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक जहद मुसलसल है और वो अपने लिए भी कह रहे हैं। अच्छा वैसे मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो इसमें कोई मायूब बात नहीं थी। एक जुमला एक जुमला मेरा रह गया जी प्लीज माजरत के साथ, मैं 2-3 दिन से
क्योंकि इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था जब ये इंटरव्यू हुआ। अच्छा। या उससे पहले भी एक मीटिंग थी जिसमें चेयरमैन साहब थे, वहीं पे ये उनका शेड्यूल प्रोग्राम था कि चेयरमैन साहब कराची में एक मीटिंग करके दुबई जाएंगे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद से दुबई जाएंगे। ये उनका फैमिली वहाँ पे गेट टुगेदर था, सनम भुट्टो साहिबा भी आई हुई थी और भी कुछ इश्यूज थे। ये उनका प्लान प्रोग्राम था। दूसरी बात जो मेरा जुमला रह गया वो ये है कि इस इंटरव्यू के बाद, बड़ी माजरत के बाद, बहुत सारी फफे कुटरियां निकल आई हैं कि कुछ ना कुछ हो, लड़ाई हो, लगाई बुझाई करे बाप बेटे में। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ठीक है और ना ही कोई आगे ऐसी कोई सिलसिला कोई जंग नहीं है आपस में, समझ आ ऐसा तसल्ली रखे, तसल्ली रखे, आप परेशान ना हो। नहीं वो फार्मूला फिर मेरा ख्याल गुड कॉप बैड कॉप नहीं है जी। जो आप हमारे बहुत सारे हमदर्द हैं ना, आप तसल्ली रखें, परेशान ना हो। हम तो चाहते हैं जी बाप और बेटे में कभी इख्तिलाफ ना हो, किसी बाप बेटे में इख्तिलाफ ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और जरदारी साहब और जब बिलावल साहब की हम बात करते हैं तो बिलावल साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है? मैं ये इस एतबार से सवाल कर रहा हूं कि क्या उनकी बात सुनी जाती है इस मामले में कि अच्छा टिकट इसको देना है या उसको देना है? क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि एक PPP है और एक PPP है और टिकट PPP ने देना है, तो इन्हें जरदारी साहब ने टिकट देना है, बिलावल साहब टिकट भी नहीं दे सकते। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है? सुने मेरा, सुन ले। 3P जो थी PPP, उस पे मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाबंदी लगाई गई थी। फिर 4P को पॉलिटिकल उसके लिए ये बनाई गई, जिसके उस वक्त जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे मरहूम हमारे मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हुए। तो जो टिकट्स हैं वो 4P वाले इशू करते हैं, जो एक कानूनी टेक्निकली इशू है। अच्छा। टिकट कोई नहीं देता। टिकट न प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं, न चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देते हैं। ये बोर्ड का फैसला होता है। बोर्ड बना हुआ है जिसमें बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो अपनी सिफारिशात देते हैं, जाहिर है। अच्छा। हतमी तौर पर फैसला लीडरशिप करती है, लेकिन ये बोर्ड का काम है। वो जी उसने नहीं दिया, वो नहीं दे सकता, नहीं है ऐसा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, और उनकी बात ज़रूर एक बहुत अहमियत रखती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। और इसी पर एक सवाल, आइंदा आप जो कह रहे हैं इंशाल्लाह बिलावल साहब होंगे, यानी एक्सपीरियंस्ड नहीं, अंडर ट्रेनिंग। मैं आपको अर्ज करूं, जब बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर हुई थी तो उनकी उम्र और इस वक्त जो बिलावल साहब की उम्र है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका कि जो लोग अनएक्सपीरियंस समझ रहे हैं, अगर इस अनएक्सपीरियंस बंदे का फॉरेन ऑफिस इतना बेहतर तरीके से चल सकता है, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुल्क भी बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। ठीक है, अब जरा पंजाब पे एक कमेंट कर दें। पंजाब इस वक्त एक कमजोर बैटल फ्रंट। जी जी प्लीज। नहीं, आप लोग खुद भी तो पंजाब को लेकर परेशान है, तो वाकई क्योंकि कारा साहब ने कहा कमजोर बैटल फ्रंट है पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए, तो स्टिल कमजोर बैटल फ्रंट साबित हो रहा है पंजाब, या कि कुछ बेहतरी आ रही है पीपल्स पार्टी की वहां पर? देखें, वहाँ पे बेहतरी आ रही है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जनूबी पंजाब में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है। वहाँ पे आपको सरप्राइज रिजल्ट मिलेंगे। पहले भी हमारी सीटें 2018 में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वहाँ पे रहीं। सेंट्रल पंजाब डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी का ज़्यादा था शुरू में अगर आप देखें, लेकिन बाद में ये कम होता गया। हमारे कुछ दोस्त या वोटर सपोर्टर या घर बैठ गए या बहुत सारों ने PTI में चले गए थे। ये एक हकीकत है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो लोग वापस आ रहे हैं। वो जो आम सपोर्टर वोटर जो देख रहा है कि PTI ने जो कुछ किया, 9 मई का जो निकला आपके सामने सिलसिला कि किस तरह की वो एक बदतमीज़ी की सियासत जहनों में डाली गई, शिद्दत पसंदी की, और वो जो मुझे तो उनका बड़ा दुख होता है जो आजकल ख़वातीन अंदर हैं या बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं, कि वो तो उसका वो बन गए उन मनसूबा साज़ों का जिन्होंने उनके जहनों में डाला। वो जो मनसूबा साज थे जिसके लिए आप खुद कहते हैं
कि ये खान साहब भी सबके जहनों में डालते थे या उनके इर्द गिर्द लोग थे, तो उनको तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन इन मासूम बच्चों को, ख़वातीन को टोकन सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तो ये वो लोग वापस आ रहे हैं और वहाँ पे हम आपको बड़ा सरप्राइज रिजल्ट देंगे। ठीक है, चले सर, सरप्राइज का इंतजार है। के बावजूद हम आपको जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल फ़रोग़ पा रहा है। इस सिलसिले में पेशावर का स्टार्टअप लिमटेक सोल्यूशन ज़बरदस्त काम कर रहा है, जिसकी लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए मसनूई हाथ बनाती है और पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे में माजूर होने वाले अफराद की माजूरी ख़त्म करती है। ये लैब कैसे काम करती है और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग कैसे मुस्तफ़िद हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस लैब के टीम लीडर मोमिन नदीम आज हमारे साथ मौजूद है। मोमिन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मोमिन, सबसे पहले समझना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़ायरा दौर है, हम हर फील्ड में इसका इस्तेमाल देख रहे हैं, लेकिन आपका स्टार्टअप इसमें एआई का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे आइडिया आया? लिमटेक सोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर लैब में हम लोग कई साल से काम कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो है तो NIC पेशावर की मदद से जो है तो हम लोग मार्केट में आ सके। आइडिया ऐसे आया कि हमारे मुआशरे में आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बचपन में या किसी हादसे की वजह से या पैदाइशी तौर पर कभी कभी बीमारी की वजह से जो है तो उनकी उंगलियां, उनकी हथेलियां कट जाती हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल सोल्यूशंस हैं, जिसमें आपके पास जो है तो अच्छी कंपनी के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना अपने कंट्री की जो अफोर्डेबिलिटी पावर है उसके हिसाब से कुछ सोल्यूशन बनाया जाए। तो हमने फिर अपनी लैब में इस चीज़ को डिस्कस किया। हमारी टीम में हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, डिफरेंट रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जो है तो 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जो एक सोल्यूशन निकालने का फ़ैसला किया और उसके थ्रू जो हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा प्रोडक्ट जो है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहा। जैसे कि अगर मार्केट के प्रोडक्ट को देखा जाए तो वो आपके पास उनकी प्राइस रेंज लाखों में होती है, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जबकि हमारा प्रोडक्ट जो है तो उसकी प्राइस रेंज जो है तो 25,000, 30,000, 35,000 में जो है तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। फिर हम लोगों ने जो है तो उसको कुछ अपने एम्प्यूटीज़ पे, लाइक पेशेंट्स पे ट्राई किया, उसकी टेस्टिंग की गई तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो फिर उसके बाद NIC पेशावर की मदद से जो है तो हम लोग इसको उसके स्टार्टअप हमारा हुआ वहाँ पर, और फिर उसी की वजह से जो हम लोग अभी मार्केट में आए हैं। अच्छा मोमिन, वैसे मार्केट में ऑलरेडी भी डिवाइसेस मौजूद हैं, क्या आपकी लैब जो ऑफर करिए क्या वो डिवाइसेस वाकई ज़्यादा रिलायबल और सस्ती हैं? मार्केट में आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग उनसे बेहतर चल रहे हैं, लेकिन एक कॉस्ट का इशू आ रहा था। और दूसरा ये कि हमारे पास एक कॉस्मेटिक ऑप्शन आता है, लाइक हमारे पास सिलिकॉन के ग्लव्स होते हैं जो कि टोटली कॉस्मेटिक होते हैं, आपकी बॉडी लुक्स को पूरा करते हैं, लेकिन वो आपको किसी किस्म की कोई मूवमेंट या किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं देते हैं। हम लोगों ने ऐसा सोल्यूशन बनाया जो कि हमारे कॉस्मेटिक ग्लव्स के मुकाबले में जो है तो प्राइस रेंज में उनके बराबर आता है, लेकिन आपकी जो फिंगर्स आपको दी जाती हैं वो टोटली फंक्शनल होती हैं। आप उसके साथ जो है तो चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से आप चीज़ों को, मतलब कि। अच्छा, अब तक कितने अफराद इससे फ़ायदा उठा चुके हैं? क्योंकि हम लोग रिसेंटली मार्केट में आए हैं तो अभी सिर्फ हम लोग 2 लोगों को असिस्ट कर पाए। अच्छा। और अभी कुछ और पेशेंट्स हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है और उनके लिए हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे कि हम लोग रिसेंटली मार्केट में आए तो अभी इतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा मोमिन, आखिर में हम ज़रूर चाहेंगे कि एक बेस्ट कैंडिडेट क्या होता है, कौन होता है जो आपके इस प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सकता है? ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए डिटेल से बताइएगा ताकि वो समझ पाएँ कि अच्छा मैं करवा सकता हूँ और मैं नहीं करवा सकता। देखिए, हर वो शख्स जिसकी खुदा न ख्वास्ता उंगलियां कटी हुई हैं, उसकी हथेली कटी हुई है, लेकिन उसकी कलाई मौजूद है, थोड़ा सा भी कलाई का हिस्सा मौजूद है और वो कलाई मूवमेंट कर सकती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट, लाइक बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट ना भी करे, थोड़ा सा भी अगर वो मूव करती है कलाई, तो हम ऐसे शख्स को जो है तो असिस्ट कर सकते हैं। हम फर्दर सोल्यूशन में भी काम कर रहे हैं जिसमें कि अगर कि कलाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ज़्यादा हाथ की कटिंग एम्पुटेशन हुई हुई है, तो हम उसको भी असिस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जितना हम लोग काम कर रहे हैं तो वो ये है कि आपकी कलाई एटलीस्ट जो है तो वो फंक्शनल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोमिन, साथ मौजूद थे, हमसे बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुश्किल में नजर आ रही है। आज साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाना था,
लेकिन प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि पेश नहीं किया जा सकता। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस का फैसला महफूज किया कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश किया जाएगा या कि नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ज़ाहिर एक और मामला इंट्रा पार्टी इंतखाबात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं। क्या पार्टी करवा सकेगी इन हालात में? क्योंकि कल कोर कमेटी की तरफ से कहा गया कि हम उसके लिए तैयार हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में उसको के चैलेंज करना है वो भी अभी मामला देखा जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, स्पोक्स पर्सन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सलाम, थैंक यू जी, थैंक्स। तो पहले आज सैफर केस पर कमेंट लेते हैं। जी जरूर। पेश किया जाना था, ज़रा ये हुक्म था लेकिन पेश नहीं किया गया। बिल्कुल सही है। किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को देख रही है? देखिए, हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और समझते हैं कि पहले दिन से जिस वक्त इवन कोर्ट में पेश किए बगैर उनका रिमांड लिया गया था, जेल में रखा गया था, जेल में ट्रायल हुआ था, जेल में जितने ऑर्डर पास हुए थे, इंडाइट भी हुए थे, वो सारे हाई कोर्ट में हम आ गए। वो हमारा एक राइट था। जज साहब के सामने दरख्वास्त दी, उन्होंने नहीं मानी। हाई कोर्ट आए, सिंगल जज ने बात नहीं मानी। 2 जज के सामने से हासिल बहस हुई, उसमें अटार्नी जनरल पाकिस्तान भी पेश हुए। हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली किया, होल्ड कर दिया कि आपने अगर ट्रायल करना है तो आईनी तकाजे पूरे करने हैं और आईनी तकाजा यही है कि ट्रायल ओपन होगा, वेन्यू ओपन होगी, वो कोर्ट में होगा और अगर कोर्ट के अलावा किसी और वेन्यू में होगी तो कंसर्न जज साहब ने ये फैसला करना था। हम तवक्को रखते थे कि आज वो पेश किया जाएगा और यही रीज़न है कि हमने पार्टी ने एक प्रेस रिलीज़ भी इशू किया था इसके सिलसिले में कि अपने वर्कर और सपोर्टरों को ये बात बताने के लिए कि हजूम ना हो, सिक्योरिटी कंसर्न ना हो हमारी तरफ से, कोई फॉल्स प्ले, कोई इवेंट ना टेक प्लेस हो जाए। इसलिए हम तो तवक्को कर रहे थे, लेकिन अफसोस हुआ उसका ना पेश होने भी। क्योंकि ज़रा पहले आप लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि लोग इस्तकबाल करेंगे, वो बाहर आएंगे जेल से जब कोर्ट की तरफ जाने के लिए, तो लोगों का हुजूम वहाँ पर होगा, लेकिन फिर बाद में सिक्योरिटी खदशात देखते हुए आपने इस अपनी स्टेटमेंट को वापस देखिए, लोगों के दिल में तो बिल्कुल है अपने कायद के लिए और वो बेताब है कि वो आ जाए, लेकिन वो अपनी बेताबी को और उसकी इस्तकबाल को मुकद्दम नहीं रखते उसकी सिक्योरिटी पे। तो इसलिए सिक्योरिटी का कंसर्न हमें भी था, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि हम समझते हैं कि सिक्योरिटी ऐसी कि उसको पेश नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर आपने ट्रायल चलाना है, लेट्स सपोज खान साहब को आज बेल मिल जाती है, वो घर चले जाते हैं, कल अगर वो जेल आए, कोर्ट आएंगे तो कैसे आएंगे? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का ही काम है, चाहे वो कहीं भी हो। स्टेट सिक्योरिटी का बहाना बना के ये हरगिज़ नहीं कह सकती। सर, वो बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर भी जिस तरह से हमला किया गया, तो ऑब्वियसली वो सारे सिनेरियो भी तो सामने है ना। देखिए, वो उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। वो बना बनाया था, उन लोगों को कहाँ उनको लाया गया, किस तरह वो करीब आ पहुँचे, लाना भी नहीं चाहिए थे, दूर तक रखना चाहिए था, और वो कौन लोग, किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये एक पॉइंट है। लेकिन अगर आपने खान साहब को लेके आना है तो कल के वकूए को, राउंड अप को आप उसको इसके साथ अब नहीं जोड़ सकते। होना यह है कि कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन होना है, वेन्यू कोर्ट का होना है, कम्प्लेक्स होना है। अगर ऐसा ही है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मेरा नहीं ख्याल है कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी हाई प्रोफाइल केस उठा ले, फिर आप कहें जी कि ये सारे ट्रायल तो जेल में ही होंगे और मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा। आप तो प्रोड्यूस करना था, तो प्रोड्यूस तो हर सूरत होना चाहिए और सिक्योरिटी की प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। लेकिन देखिए, हमें कल वैसे एक अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। रूटीन में जब खान साहब आया करते थे तो सिक्योरिटी के इंतजामात के पेश नज़र ये हमें हमेशा कहा करते थे कि आपकी लिस्ट दे दे, कितने वकील आएंगे, कितने 4 आएंगे, 5 आएंगे। तो ये अपने होमवर्क करके हमें कहा करते थे कि 5 वकील आएंगे, 4 वकील आएंगे, दोनों तरफें से। कल तक हमें बताया ही नहीं था, पूछा ही नहीं था। आप एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि तो हम ये सोच रहे थे कि अगर आपने प्रोड्यूस करना है और हमसे बोला ही नहीं है कितने वकीलों ने आना है और मतलब पहले से तैयारी यही थी, इसका मतलब ये था इन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं की प्लानिंग यही थी कि ना पेश करें। अब आते हैं, आप क्योंकि चेयरमैन आप इलेक्शन कमीशन के केसेस भी देखते हैं और 5 दिसंबर को एक अहम केस भी है इलेक्शन कमीशन में कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी ओहदा बरकरार रख पाएंगे या नहीं। ज़रा आप उसको देख भी रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी, क्या होगा? देखिए, ये जो जहाँ तक पार्टी चेयरमैन का ताल्लुक है, ये केस इलेक्शन कमीशन ने हमें पहले नोटिस दिया था और इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि हम आपको क्यों न रिमूव कर दें। और पहले से इलेक्शन कमीशन का ये राय थी कि हमने जो ऑर्डर पास किया तोशाखाना में बैक इन 21 अक्टूबर 2022 को, उसके बेस पे फिर कमीशन के सामने में पेश हुआ, केस हमने अर्गू कर लिया। 8 मार्च 2023 को उस केस का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन में हमने वो एक्सप्लेन कर लिया कि हमारा केस नवाज शरीफ के पनामा केस से डिफरेंट है। खान साहब की कन्विक्शन अंडर आर्टिकल 62(1)(f जिसको सादिक और अमीन कहते हैं, उसमें कन्विक्शन नहीं हुई है, लिहाजा ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात मान ली
अच्छा, ऑर्डर पास कर लिया 8 मार्च को, वो रिपोर्टेड है, उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हमारे पास भी उसकी कापी है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये भी होल्ड कर लिया कि हमारे पास इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि हम चेयरमैन के ओहदे से उसको हटाएं। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। अब हमें एक और नोटिस आया, सितंबर के महीने में किसी ने एप्लीकेशन फ़ाइल की, अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक लेटर, एंड ऑफ अक्टूबर 30 अक्टूबर को एक नोटिस आया कि क्यों ना हम आपको रिमूव कर दे फ्रॉम चेयरमैनशिप। तो ये तो बड़े दिन से जो 180 केसेस बनाए, डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस कर रहे हैं, फॉरेन पढ़ने के केसेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तनाजुर में आपकी तैयारी क्या है, बिकॉज आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, कि अगर यही मुश्किलात रहती हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर, ज़रा केसेस भी हैं, अभी ज़रा 5 दिसंबर भी इतनी दूर नहीं है, प्लान बी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हु विल लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफ इमरान खान इज नॉट लीडिंग पीटीआई? देखिए, जहाँ तक 5 दिसंबर का ताल्लुक है, वो तो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो हमें आज की डेट दी है वो रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप वो है। जहाँ तक दूसरे का ताल्लुक है तो इलेक्शन कमीशन ने दूसरा केस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें, उसको ड्यू डेट है 13 दिसंबर बनता है, लेकिन हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी। अदरवाइज ऑर्डर जो है वो हम समझते हैं आईन कानून के मुताबिक नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शन है इस वक्त पीटीआई के पास? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ही इज क्वालिफाइड, वो बिल्कुल है, उसकी कन्विक्शन नहीं हुई है। इन केस अगर नहीं होता, प्लान बी क्या है? प्लान बी भी आज हमारी इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात होगी, उसमें हम प्लान बी भी कंसिडर करेंगे और प्लान बी के अलावा पार्टी फैसला करेगी। कल भी हमने डिस्कस किया। इमरान खान साहब की डायरेक्शन है इस पे कुछ? खान साहब की फाइनल, अलीमा खान साहिबा उस ऑप्शन में है कि वो लीड करें? नहीं, देखो, पार्टी की कोई ऑप्शंस अभी ऑन द टेबल नहीं है, सारे कुछ है, लेकिन आज हमें पता चलेगा। वो तो लोग फैसला करेंगे कि पार्टी फैसला करेगी कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराने, अगर तो उसके बाद जो है वो नाम सब है, तो इलेक्शन ये फैसला तो हो गया ना कि आपने कराने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के आज इंशाल्लाह। और अगर आप ये फैसला हो गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने हैं तो ज़ाहिर है ये ऑप्शन तो सामने होंगे ना कि चेयरमैन की पोजीशन के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? देखें ना, वो तो वो भी मुंतखब होगा कौन आगे आ रहा है, और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होंगे। अदरवाइज देखो, ऑप्शन कोई ऑप्शन कंसिडर नहीं किया, बिकॉज मेरे मुताबिक और पार्टी के मुताबिक हम तो ये समझते हैं कि खान साहब ताहयात पीटीआई के चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह ताला वो रहेंगे। वही रूह रवां है इस पार्टी के, वही रूह रवां है लोगों की, वही रूह रवां है इस सारे प्रोसेस के। अच्छा गौहर साहब, एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अंडर डिस्कशन भी है और लोग इस पे सवालात भी उठा रहे हैं, और जाहिर है बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में। कहा जा रहा है वो सहूलियात दी जा रही है जो कि इससे पहले नहीं दी गई और जो आम कैदियों को नहीं दी जा रही होती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस वक्त जेल में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? देखिए, आन एंड ऑफ कोई इसका जिक्र आया है, जब भी हम खान साहब से भी मिले तो हमने कभी इवन उसको जो सहूलियात है उसका तस्करा नहीं किया। नहीं, खान साहब के पास वो सहूलियात नहीं है जो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर इंटाइटल है और उनको मिलने चाहिए, लेकिन हम उनके सहूलियात का जिक्र इतना नहीं करते। हम समझते हैं इस वक्त जिस हालत में है, ही इज सेटिस्फाइड विद दैट कंडीशन। लेकिन क्या, क्या सहूलियात? वरना अदरवाइज हम ये समझते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या सहूलियात इस वक्त उनको? देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो बेटर क्लास की फैसिलिटी सारी मिलती हैं, जिसमें टीवी है, बंदा है, उसको काम करने वाला है, घर के खाना है, मीटिंग की इजाज़त है, वकीलों का आना जाना है। आप अगर नवाज शरीफ की मिसाल ले ले तो वो तो पूरी पार्टी मीटिंग हुआ करते थे, वहाँ सारे लोग आया करते थे। हमारी कोर कमेटी की, हमारे पॉलिटिकल कुछ लोग थे जो इवन हमारे पार्लियामेंटेरियन है फॉर्मर, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। हम वकील जाते हैं तो हमारे साथ बंदा बैठ जाता है और फिर हमें आधा घंटा का टाइम मिलता है। तो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें, बट हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखते ताकि तवज्जो ना हटे। हम फोकस रखते हैं मेन चीज़ पे, द वन इज़ कि वाई शुड खान साहब इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस। पीटीआई को आप वकील लीड करेंगे? देखिए, देयर इज़ एन ऑप्शन नहीं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप है, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप। और मैं आपको बताऊं कि जितनी कौन है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त अंडरग्राउंड है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने जान की बाजी लगा के इस वक्त पार्टी के साथ करें। बहुत सख्त वक्त है, अगर किसी को जेल में भी रखें तो ये एक सख्ती है, लेकिन अगर आप उनको घर में रखें, वो घर में बाहर नहीं आ सकता, वो जुमा नहीं पढ़ सकता, वो अपने ख़ानदान के रिलेटिव की फौदगी पे नहीं आ सकता। आप हो के उमर अयूब साहब, गौहर अयूब साहब की डेथ हुई, मैं वहाँ मौजूद था, अभी वो मट्टी ही डाल रहे थे कब्र पे कि उनको जाना पड़ा, लोग आ रहे हैं कि हमने आपको अरेस्ट करना है।
तो ऐसे सरकमस्टांसेस से हम गुजर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानी दी है, वो कला भी कुछ होंगे, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे वुड लीड अस। लीडरशिप में कौन है? सारे लीडरशिप जो पहले मौजूद थे, असद उमर साहब है, सारी असद उमर साहब नहीं, असद उमर साहब नहीं, उमर अयूब साहब, उमर अयूब साहब है, असद केसर साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, हमारी सारी लीडर है, शिबली फराज साहब है, हमारी सारी लीडर। अगर अंडरग्राउंड है, इट डजंट मीन कि हमारी लीडरशिप खत्म हो। और कितने फीसद हलकों में पीटीआई अपने कैंडिडेट खड़े करेगी जनरल इंतखाबात में? हम इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश है 100% हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उसके लिए काम भी हो रहा है। और खान साहब फाइनल फैसला करेंगे, टिकट के इन्होंने अवार्ड करने और उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन सारे देखने हैं। बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि स्ट्रांग कैंडिडेट को लाएँ और पार्टी के साथ मुत्तहिदा और उनकी जो नज़रियाती वर्कर है उनको हम आगे। और जो नज़रियाती थे जो छोड़ गए, मुश्किलात नहीं बर्दाश्त कर पाए, वैसे बाकी सियासी जमातें ये तनकीद करती भी है ना कि हम पे मुश्किल वक्त आया, लोग साथ रहे, पीटीआई पे मुश्किल वक्त आया, छोड़ दिया साथ लोगों ने, नज़रियाती कारकुनों ने भी साथ छोड़ दिया। मुख्तलिफ किस्म के, देखिए मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर से लोग गुजरे हैं। कुछ ऐसे थे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना ये एक बंदे का अपना नज़रिया है, लेकिन इस पर एक सिर्फ जुमला, चेयरमैन पीटीआई क्या राय रखते हैं जो लोग छोड़ के जा रहे हैं? वो कोई बात करते हैं उनसे मुताल्लिक? नहीं, उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं वो स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ऑब्वियसली वो पार्टी से अपना रास्ते जुदा कर देते हैं। तो और वैसे ऐसा भी कोई पार्टी रहनुमा है छोड़ने के बाद दोबारा रब्ता किया हो वापसी का? वापस आना है? देखो कुछ तो होंगे इस तरह, मेरे इल्म में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस पर हम नहीं करते। चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या लाहौर में मसनूई बारिश होगी, और अगर होगी तो कब होगी? चूंकि 29 नवंबर की डेट पहले दी गई थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले से बादल होने चाहिए, फिर क्लाउड सीडिंग होती है और उस बारिश को ज़्यादा बरसाया जाता है। क्या तैयारी हुकूमत की है, और अगर बारिश होगी तो क्या स्मॉग में भी कमी होगी? और इस सारे प्लान पर आज बात हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर बिलाल अफजल साहब से, बहुत शुक्रिया इसको वक्त दिया। बिलाल साहब, जानना चाहते हैं इस वक्त क्या स्टेटस है वहाँ पर लाहौर में स्मॉग का? चूँकि ज़ाहिर है आज सुबह हम शेयर कर रहे थे कि अभी भी टॉप पर है, तो स्मॉग में कमी के लिए जो आर्टिफिशियल रेन का एक प्लान डिस्कस हुआ था, कब तक उसको अप्लाई किया जाएगा? असल में हम लोगों को ना दो चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। एक ये कि आप क्या वो क्लाउड सिस्टम डेवलप हो जो पर्टिकुलरली जिसको सीड करके आप रेन करवा सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल हो। हमें पता चला था कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उनके पास एक ऐसे जहाज हैं जिसके थ्रू वो लोकस के ऊपर जो है वो स्प्रे किया करते थे। तो हमने जाके वो चेक किया, वॉल्टन एयरपोर्ट पे वो खड़े हुए थे, तो वो 23 ईयर्स से जो है वो फ्लाई ही नहीं किए। व्हेन वी चेक, तो उनको फ्लाईबल बनाने के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसके अंदर आप लोग नए प्लेन्स ले सकते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। देन वी वास्ट हेल्प फ्रॉम द पीएएफ, क्योंकि जिस जहाज के अंदर ये स्प्रे होगा उसके अंदर से सीड्स निकाली जाएंगी, उसकी जगह कंटेनर लगेगा और स्प्रे का मैकेनिज्म लगेगा, जो कि ऑफ कोर्स एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके। कल और परसों जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लाउड सिस्टम डेवलप होगा, वो भी नहीं डेवलप हुआ। एंड हमसे टाइम दिया है 4 वीक्स का, कि 1 महीने के अंदर हम लोग पंजाब हुकूमत रेडी हो जाएगी फॉर आर्टिफिशियल रेन। Nonetheless, we've talked to 2 of our diplomatic allies, China और UAE, कि हमें उनमें से आइदर कंट्री जो है वो अपना जहाज शायद लैंड कर दे whenever we need it, क्योंकि वो दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुली आर्टिफिशियल रेन कराती रही हैं। ओके, ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, अब जाहिर है इसमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, तो टोटल मसनूई बारिश बरसाने के लिए कितना खर्चा आता है एक्सपेक्टेड, और इससे कितने % चांसेस होते हैं कि स्मॉग में कमी आ जाएगी, और कब तक इसकी ड्यूरेशन रहती है? अगर आपके पास प्लेन हो तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका एक प्लेन जिसका असल मकसद लोगों को फ्लाई करना है, उसका आपको मकसद चेंज करना पड़ता है और उसके अंदर आपको ड्रम वगैरह फिट करना पड़ता है। फ्लाइंग के अंदर सिर्फ जितना आपकी कॉस्ट आती है, यूजुअली फ्लाइंग के अंदर सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट आती है, पायलट की सैलरी आती है। इसके अलावा क्योंकि जो सॉल्ट आप इसके ऊपर करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड भी यूज होता है विच इज द रेगुलर टेबल सॉल्ट, और सिल्वर आयोडाइड भी यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड जो है हमारे एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर लाहौर, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड कैन बी एन इरिटेंट फॉर स्किन। सो जहां इतनी डेंस पॉपुलेशन होती है तो उसके ऊपर फिर कोशिश करते हैं कि सोडियम क्लोराइड यूज करें,
इवन दो उसकी सक्सेस रेशो जो है वो सिल्वर आयोडाइड से कम है। आपने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें चाइना भी है और यूएई भी, तो रिस्पांस क्या आया अभी तक चाइना और यूएई से? हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग जो सीएम साहब खुद लीड करते हैं वो मीट करेगी और इसके ऊपर डिसीजन लेगी, क्योंकि प्रपोजल आएंगे विद द कॉस्ट कि हमें कितना कॉस्ट करेगा ईच प्रपोजल। वो हमारी टीम जो है वो उनके साथ इन कम्युनिकेशन है, बोथ ऑफ देम आर वेरी विलिंग, बट इट इज जस्ट गोना बी बेस्ड ऑन वेदर इट इज अवेलेबल क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि दुबई के अंदर भी लास्ट वीक जो है मसनूई बारिश उन्होंने कराई है, तो उनका भी ये प्रोसेस चल रहा है। तो दैट्स द ओनली चैलेंज राइट नाउ, बट अदरवाइज हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे जो अभी करंट इंटरिम गवर्नमेंट है कि स्मॉग हमारा हर साल का मसला है, क्यों ये पिछले 10 सालों के अंदर या 15 सालों के अंदर किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि वो आर्टिफिशियल रेन करा ले? क्यों आके एक हुकूमत जिसका काम पॉलिसी मेकिंग नहीं डे टू डे रन करना है, वे टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट द गुड थिंग इज कि अब लोग भी अवेयर हैं, मीडिया भी अवेयर है, हमारे डिपार्टमेंट्स भी अवेयर हैं कि ये एक सोल्यूशन है, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दिस इज अ क्विक फिक्स। ये ऐसे है जैसे एक तो लॉन्ग टर्म भी नहीं है, और जितने मर्जी आप एक्सपेंसेस कम करने की बात करें, इस वक्त जो मौशे हालात है मुल्क के, तो बार बार भी मसनूई बारिश तो नहीं बरसाई जा सकती, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, काफी ज्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, करोड़ों का खर्चा तो आ ही जाता है। बेशक आप प्लेन मंगवा रहे हैं, डिप्लोमेटिक जराए का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त भी पाकिस्तान के पास और आप लोगों के पास भी? देखिए, हम लोगों को अपने ना सोर्सेज कंट्रोल करने पड़ेंगे। इस साल भी अगर आप लास्ट ईयर के साथ डे और डे कंपैरिजन करें तो हम अबाउट 20% लास्ट ईयर से नीचे हैं। लास्ट ईयर अगर आपको याद है तो पीक जो है वो हमारी 550 की 600 की पीक 2 दफा आई थी। बट नॉनदलेस हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, सो PM 2.5 जो आपका सबसे हार्मफुल होता है, वो उसके अंदर हमने 30% रिडक्शन देखी है जब हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे को जरा एक्टिविटी कम करते हैं। स्मॉग का जो सोल्यूशन है, वो जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम 12 आयोनाइजर्स मंगवा रहे हैं। आयोनाइजर एक ऐसी मशीन होती है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन्स को हवा के अंदर फेंकती है और वो जो है अपने तक अट्रैक्ट करती है जो डस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल होती है, और फिर वो सेटल डाउन कर जाती है। एक आयोनाइजर जो है 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को जो है कवर कर लेता है। सो 12 आयोनाइजर्स के साथ हम लाहौर को कवर कर लेंगे, और जिस कंपनी के साथ अलमाते हमारी टीम अभी गई हुई है, जिस कंपनी ने अलमाते के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, सो अगर लाहौर के अंदर सक्सेसफुल हो गया, ये आप स्मॉग रिडक्शन टावर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, स्मॉग रिडक्शन टावर्स जो है वो फिल्ट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, ये आयोनाइजर्स हैं। स्मॉग रिडक्शन टावर जो दिल्ली ने भी ट्राई किया और एक्चुअली किसी टाइम पे बीजिंग में भी ट्राई हुआ था, वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है एंड इट इज मोर इफेक्टिव, लेकिन इट डज नॉट स्टॉप कि आप जो है अपने सोर्सेज वैसे ही रखो और आप आयोनाइजर लगाओगे तो स्मॉग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़ाहिर है एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, वो तो अपनी जगह, लेकिन हमें सोर्स को ज़ाहिर है ख़त्म करना है। अब ज़ाहिर है आप लोगों का काम पॉलिसी मेकिंग नहीं है, डे टू डे अफेयर्स को रन करना है, तो एट द सेम टाइम आप लोगों ने जितना इसको अभी तक समझा है, आपकी नज़र में क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे आने वाली मुंतखब हुकूमत को कि अच्छा वो ऐसा काम करें? उसमें क्या है? वो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो ज़ाहिर है फसलों का ना जलाना, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करना, धुआं छोड़ती गाड़ियों में क्या गाड़ियों की ही कमी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वही इतना गंदा पेट्रोल है कि उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा होता है। लेकिन हम टारगेट क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल्स वालों को, या हम टारगेट किसको कर रहे हैं जो कि फसलें जला रहे हैं? हम एक एट लार्ज कोई पॉलिसी क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे जिसमें सब अपना रोल प्ले करें? मैं बिफोर आई गो इनटू द सॉल्यूशंस ना, मैं डिफाइन करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट्स आके इस चीज को नोटिस करें कि हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर चाहिए जो कि बता सके कि जी हमारा इतना % जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से, इतना % इंडस्ट्री की वजह से है। ये डिफरेंट ममालिक के अंदर ऐसे रिसर्च सेंटर्स चल रहे हैं। हमारी जो स्टडीज होती हैं, 2 हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने स्टडी करके दी, एक हमारी जो है डोनर एजेंसी ने जो है वो स्टडी करके दी, रेंज कर रही थी 40% से 70% ट्रांसपोर्ट की कंट्रीब्यूशन। अब अगर कोई ट्रांसपोर्ट 70% है तो इट शुड बी टैकल्ड फर्स्ट,
लेकिन अगर 40% है तो इसका मतलब है कि देयर आर अदर कंट्रीब्यूटर्स दैट कुड बी बिगर देन ट्रांसपोर्ट। सो अभी तक हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं पता, बट अगर अज्यूम करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 50% ट्रांसपोर्ट की वजह से है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम यूरो 2 फ्यूल जो यूज कर रहे हैं उसे हम एटलीस्ट यूरो 5 जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एंड इट हैज 5 टाइम्स लेस एमिशन। अब आप ये देखें कि अगर हम सारी गाड़ियों को यूरो 5 पे ले जाते हैं तो जो 50% स्मॉग को कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रांसपोर्ट, वो 10% पे आ जाएगा। इसमें आपने अभी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का लॉकडाउन की बात नहीं की, बट ये आपको रिफाइनरी लगानी पड़ेगी इसके लिए, विच इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। इसके अलावा आपका फ्यूल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दीज आर हार्ड डिसीजंस, बट डिसीजंस मेरा ख्याल है कि जो नेक्स्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजंस अगर ना लिए गए तो उसके बाद यही हालात होंगे जो कि आज लाहौर के हालात हैं। नाजरीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। बिलाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से गरीब और मिडिल क्लास अफराद का जीना वैसे ही बहुत दुश्वार होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई बीमारी लाहक हो जाए तो इलाज के नाम पर उनसे हज़ारों और लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। महंगे टेस्ट और अद्वियात, जिसकी वजह से वो अक्सर औकात कर्जों के बोझ तले भी दब जाते हैं। बदकिस्मती से जिन टेस्ट की कीमत सिर्फ और सिर्फ चंद 100 रुपए होती है, वहीं पर उनसे हज़ारों या लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। असल कीमत उनकी बहुत ही कम होती है। मिसाल के तौर पर कराची में खून के ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जिनकी कीमत सिर्फ 1800 रुपए है, लेकिन लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट अगर करवाने जाएं तो 21,500 रुपए में कराए जा रहे हैं। इस अहम मसले को हाईलाइट किया है जीडीसी वेलफेयर के ऑर्गेनाइजर के जो सरबराह हैं ज़फ़र अब्बास साहब ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र साहब, आप मार्केट गए, आपने का विजिट किया, क्या हालात आपने देखे वहां पर? देखें, मैं जिस लैब की आप बात कर रही हूँ सिर्फ कराची की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, किसी भी शहर में जाके देखें, अगर हमें कोई एक दुकान किसी मार्केट में नज़र आती है जो बहुत खूबसूरत है, जो ऐसे सजी हुई है, शीशे की इस तरह की बनी हुई है जिसको देख के आप समझेंगे शायद ये डायमंड की दुकान है, किसी गोल्ड की दुकान है, या जैसे आपको मुत्तहदा अरब अमारात में सोने की दुकानें नज़र आती हैं गोल्ड की, उस तरह की दुकान होगी, तो वो एक लैब होगी। और जो रेट हैं इनसे पाकिस्तान में तमाम लैब्स के एक जैसे हैं, और सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान भर में यही रेट हैं। अब मसला ये है कि हम इसके ऊपर मुसलसल 1 साल से आवाज़ उठा रहे थे, और मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले भी एक वीडियो जारी की थी। उसमें मैंने तमाम टेस्ट के असल रेट कॉस्ट के साथ लिखे थे कि भाई उसकी कॉस्ट अगर किसी भी खून के टेस्ट की कॉस्ट अगर आ रही है 70 रुपये, तो भाई आप 4000 या 5000 रुपये क्यों ले रहे हो? 70 रुपये के अंदर हमने पेट्रोल, उसकी ट्यूब, उसकी सैलरीज, सब कुछ तो डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इस पे वर्किंग की कि भाई ये तो उस वीडियो के बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत मतलब हो सकता है कुछ लैब्स ऐसी हों कि जो ना ले रही हों, ऐसा जो मेरे इल्म में नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखा तो भाई तो सबके रेट ऊपर नीचे एक जैसे ही हैं कि मतलब अगर एक खून के टेस्ट जो है उसकी कॉस्ट आ रही है 140 रुपये, तो एक ले रहा है उसके टेस्ट के 5000, दूसरा ले रहा है 4000, तीसरा ले रहा है 3000। मैं जरूर जानना चाहूँगा, ये जो आपने जो सर्वे किया, जो आपने 1 साल से आप कह रहे हैं आवाज़ भी उठाई, एक खून का टेस्ट अगर वो 140 रुपये का होता है, आपने कैसे इसका तखमीना लगाया कि अच्छा 140 रुपये का ये टेस्ट होता है? मैं जितने बड़े बड़े लैब टेक्नीशियंस हैं, जो लैब्स के ऑनर हैं, उनके साथ बैठा, मैंने उनसे बैठ के बात की, और फिर मैं उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये तो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मैंने उसके बाद फ़ैसला किया कि क्यों ना पाकिस्तान में एक फ्री लैब कायम की जाए। उसके बाद हमने हुरा फार्मा से मीटिंग की, और उसके बाद हमने सीमेंस कंपनी की जर्मनी का सबसे लेटेस्ट 2022 का वर्जन जो इनका पूरा प्लांट है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया और लाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल सामने जो कराची का वस्त है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, नुमाइश, वहाँ पर जगह ख़रीद के लगा दिया है। उसका नाम लिख दिया है पाकिस्तान की पहली फ्री खून टेस्ट करने की लेबॉर्ट्री। वहाँ पर डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस भर दिए। और आप यकीन करें, अब जब हमने अपनी मशीनों के ऊपर कॉस्ट निकाली, देखें हम अगर अरबों रुपए की मशीन लाएं तो हम तो उसकी कॉस्ट लगाएंगे ना। आपकी मशीन तो चंद लाख रुपए की है, आपकी मशीन या 2-4 करोड़ रुपए की होगी, तो आपके रेट तो और कम होने चाहिए। अगर मैं किसी लैब के टेस्ट की कॉस्ट 150 रुपए दे रहा हूं तो आपके पास तो 70 रुपए आनी चाहिए। लेकिन आप तो पैसा ले रहे हो 4000,
अच्छा, मैंने फिर बोला कि अब ये बात में लोगों को, मेरा मकसद लोगों को बताने से ज़्यादा हुकूमत को बताना है कि देखें भाई, हम एक छोटी सी NGO हैं, हमने लाके अरबों रुपए की मशीन लगा दी, हमने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया कि पाकिस्तान की तारीख में आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, आप एक सस्ते से सस्ता टेस्ट भी बोले, सही मशीन भी होगी, तो वो आपको क्या बोलेगा सरकारी अस्पताल का बंदा कि वो सामने लैब है, वहाँ से करा के आ जाओ, हमारे पास तो नहीं है। क्यों? वो जो बंदा अंदर बैठा है कहीं ना कहीं उसके किसी जानने वाले की या उसके किसी बंदे की मशीन लगी हुई है बाहर अस्पताल के, आप वहाँ से करा लें, उसको भी पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा। और जफर भाई, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ लैब ओनर्स के साथ मुलाकातें भी की, आपने उनको कायल करने की कोशिश भी की कि पाकिस्तान के मौशी हालात भी ऐसे हैं कि ज़रा टेस्ट सस्ता होना भी चाहिए, डायग्नोसिस अगर सस्ता होगा तो लोग करवाएंगे भी, अदरवाइज तो लोग करवाते ही नहीं है। तो फिर इसमें आपको मसला कहाँ नजर आया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज या फॉर दैट मैटर? जी देखें, हम और आप जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसी को भी जाके समझा लूं, आपके सामने कोविड के अंदर वो जो आखिर में एक टेस्ट आया हुआ था जिसको जी आपने खुद ही करना था और उसके बाद आप जाके मार्केट से खरीदें वो किट और कर लें, 5,000 रुपए की बिक्री थी। मैंने इसी टेबल पे बैठ के लोगों को दिखाया कि भाई ये 450-500 रुपए की किट खरीद के लाए, इसमें थूका, हिलाया, रिजल्ट आ गया, यही तो तुम जाके करवा रहे हो 5,000 में। तो अगले दिन जो फलाई इदारों के सेंटर्स थे उन्होंने अपने रेट जाके 2,000 किए, डायरेक्ट 500 पे वो भी नहीं आए। अरे भाई, एक बंदा खुद ही थूक के दे रहा है, उस डब्बे को बंद किया, आपने हिला लिया, उस हिलाने का आप 4,500 रुपए ले रहे हो। बात यह कि भाई हम देख रहे हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, आप बोलिए जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा अच्छा कल MRI करा के आ जाएगा। अरे भाई पूछो किसी गलत तकिए पे तो नहीं सो गए थे, 1 दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा। अब MRI कराने गए तो 65,000 रुपए का MRI है, कितने का? अच्छा, वैसे जफर साहब, आपने आवाम से भी बात की, लोगों से भी आपने बात की, क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है? लोग भी देखें, अब लोग पैसे देते हैं तो ऑब्वियसली ये फिर एम्पावर होती हैं ये लैब्स, और ऑब्वियसली प्राइवेट लैब्स उठ के बात भी करती हैं, फिर अपने रेट्स और भी हाई कर देते हैं। लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए? मैं लोगों की बात नहीं करता, मैं देखें, मैं आप एक मीडिया, आप TV एंकर हैं, खुदा न खास्ता आपको या आपकी फैमिली में किसी को खून का टेस्ट कराना हो, आप खून का सैंपल लेकर जाएं किसी लेबोरेटरी में, क्या बात करेंगी आप वहां पे? यही बोलेंगे ना, ये मेरे बच्चे का, ये मेरे भाई का, ये मेरे वालिद का, ये मेरा अपना खून का सैंपल है, टेस्ट कर दो। बिल्कुल, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं आप जाके पूछें कि भाई ये दाल मसूर कितने रुपए किलो है, ये CBC का टेस्ट कितने रुपए किलो है, चावल कितने रुपए किलो है, हार्ट का टेस्ट कितने रुपए पाव है, कोई सीन नहीं है। एक वहां पर लड़की बैठी होगी काउंटर के ऊपर, जी सैंपल दीजिएगा, लाइए ये डब्बा लीजिए, फला सैंपल लेकर आ जाइए। तो ज़ाहिर है जेनेरिक रेट्स वो किसी को पता ही नहीं है कि रेट क्या मुख्तस हुए हुए हैं, तो इसमें जफर साहब वाकई आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री भी करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आवाम को भी इस पे आवाज उठाना उनके लिए भी बड़ा जरूरी है। मुझे पता है मजबूरियां होती हैं, करवाने पड़ते हैं टेस्ट और आप रेट्स नहीं पूछ रहे होते बाजुकात, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि रेट्स ज्यादा हैं तो आप आवाज उठाएं, पैसे मत दें, क्योंकि ऑलरेडी सबके हालात सबके सामने हैं। आवाम को कोई नहीं सोचता, आवाम को खुद अपने बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा जफर साहब, मुझे ये बताइएगा, अब आपको इसका हल क्या नजर आता है? हुकूमत से राब्ता किया आपने, जाहिर है वीडियो में तो हाईलाइट किया, उनसे मुतालिबा भी किया है और आपने इस चीज को बताया भी है, अब आगे सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज का सोल्यूशन नहीं है, वो नहीं इस पे काम कर सकते? देखिए, मैं अगर इन तमाम शोबों में बात करना शुरू करूंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि वो जो आंखों के ऑपरेशन हो रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसका लेंस 1700-1800 का आता है, उसके 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे होते हैं लोगों से, 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे होते हैं। किसके आगे रोएंगे, किससे जाके बोलेंगे, कौन सुनने वाला है? बात ये मैं अब ज़्यादा खुलूँगा मसले होंगे। मैंने उस वीडियो में बताया कि हमने जो स्टेप उठा लिया है, हमें यकीन है कि हमें इसके बाद मार दिया जाएगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप देखें, एक मरीज़ 25,000 रुपये देके जा रहा है छोटे से टेस्ट के। अभी तो ब्लड कैंसर की, अभी तो एड्स की, अभी TB की बात ही नहीं हो रही है। अभी तो बात हो रही है नॉर्मल शुगर के टेस्ट कराए भाई, 21,500 रुपये, उसकी कॉस्ट है 1,800 रुपये। अब मुझे फ़ोन आ रहे हैं कल से कि यार वो आपने उसके अंदर ट्यूब के पैसे कितने लगाए? मैंने कहा भाई 25 रुपए की ट्यूब है, एक ट्यूब खून के अंदर 8 टेस्ट लिखे हुए हैं, उसको 8 पे डिवाइड कर लो। अच्छा, इसमें आपने सैलरीज लगाई? मैंने कहा भाई मशीन 40,000 टेस्ट कर रही है एक दिन में, इसको डिवाइड कर लो, पूरे स्टाफ की सैलरी 4 आने भी नहीं आएगी एक टेस्ट पे। मतलब मैं लोगों को जवाब दिए जा रहा हूं। मैंने तो सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश की कि भाई ऐसे कामों में हमारे साथ जुड़ जाओ, यहां से लेकर आजाद कश्मीर तक हर इलाके में मशीनें लगा देते हैं, कम से कम लोग जिंदा तो रहें, कम से कम। अच्छा, यानी तो है ना कि मेरी वालदा का, मेरे भाई मेरे बहन, जिस माशरे में लोगों की, आपको लगता है कि अगर जिस माशरे में लोगों की तनख्वाह 50,000 रुपए हो, जिस माशरे में लोगों की अच्छी तनख्वाह,
क्या मुश्किल जफर भाई, अगर हुकूमत आपके साथ इस मामले में कोलैबोरेशन करे, ज़रा सूबाई मामला है, सूबाई हुकूमत ने अगर आपसे कोलैबोरेट करें तो क्या वाकई ये मुमकिन है कि आप मशीनें इंपोर्ट करेंगे, लगाएंगे, आप पूरा इस सेटअप को ओन कर सकते हैं जिसमें फिर टेस्ट सस्ते होंगे? देखें, हमने आज से 2 साल पहले बोला था कि हमारे कराची मेगा सिटी है ना, आज पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, उसमें लाखों मरीज हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है। अगर मैं देखूं तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का पूरा लोड कराची SIUT आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात यह है कि अगर मैं कराची की बात करूं कि तमाम बड़े अस्पताल मिलके कितना ट्रांसप्लांट कर रहे हैं गुर्दे का, तो कोई मुझे मैसेज करके बोलेगा 10,000 मरीजों का हो रहा है ट्रांसप्लांट, कोई बोलेगा 50,000 मरीजों का हो रहा है ट्रांसप्लांट। जो मेरा अपनी रिसर्च है, गलत भी हो सकती है, 30 मरीजों का हो रहा है ट्रांसप्लांट। तो अच्छा। बाकी 2.25 करोड़ में से जो डायलिसिस के मरीज हैं, चाहे वो 30 लाख भी हों, जब तक मर नहीं जाएंगे उस वक्त तक रोजाना हर एक दिन बाद अपने गुर्दे का ट्रांसप्लांट वो डायलिसिस कराएंगे। तो मैंने ऐलान किया था कि मैं कराची के हर इलाके में एक डायलिसिस सेंटर खोलूंगा, 50 डायलिसिस सेंटर खोल के अंदरूनी सिंध कवर करूंगा, पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस सेंटर खोलूंगा। इस वक्त आप सोल्जर बाजार में देख, आप सरजानी टाउन में देख लें, फ्री डायलिसिस सेंटर 2 साल से चल रहा है। उसके बाद समनाबाद में देख लीजिए, फ्री डायलिसिस सेंटर चल रहा है 2 साल से। नॉर्थ आज़ाबाद में देख लीजिए, लियाकताबाद में देख लें, सोल्जर बाजार में देख लें, लियारी में देख लें, लियाकताबाद में देख लें, गुलशन इकबाल में देख लें, मलीर में। मजाक नहीं है, एक सेंटर का मजाक नहीं है, रुपए है। बिल्कुल ऐसे व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और आपने करके दिखाया है। तो अगर आप कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते, जरा हुकूमत बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास तो वसाइल है। जफर भाई बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेल्थ की बात करते हैं और ज़्यादा इस पर भी हम बच्चों की बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जब मौसम बदलता है, गला बच्चों को बहुत ख़राब होता है, और इसमें बहुत से पेरेंट्स से कहते हैं टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं। तो टॉन्सिल्स कब बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या मौसम का कोई लिंक होता है या नहीं होता, किस एज ब्रैकेट में ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट होते हैं? मिथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे बार बार बीमार भी हो रहे होते हैं क्योंकि सही तरीके से उसका इलाज ही नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे डायग्नोसिस नहीं होता, फिर इलाज नहीं होता। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं। तो हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्सद क़य्यूम साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स क्यों होते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं? देखें, टॉन्सिल जो है ना, ये एक बॉडी का इम्यूनिटी का ऑर्गन है। ओके, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं जी मरीज की जी टॉन्सिल हो गए। टॉन्सिल होते ही टॉन्सिल एक नॉर्मल बॉडी का पार्ट है। अब इसमें होता है कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन जब उसके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है तो वो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। मैं आपको रोज़मर्रा की एक एग्जांपल दूं कि आप देखेंगे कि जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स को स्ट्रेस डालते हैं तो उनके मसल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह जो टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड होते हैं, बार बार जहाँ पे इन्फेक्शन होती है, तो एज अ रिएक्शन टू द इन्फेक्शन उनका साइज बढ़ जाता है। अब आप नोट करें कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में होता है, तो एक वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है क्योंकि उसका लोगों से मिलना जुलना जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है। जो ही बच्चा टॉडलर होता है, बाकी बच्चों से मिक्सअप होता है, घर से बाहर निकलता है, तो उस वक़्त वो एक्सपोज हो जाता है जर्म्स से जिनको वो पहले एक्सपोज नहीं होता। तो बच्चे का उसका बार बार बीमार होना एक्चुअली एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस है। ओके। उसके अलावा टॉन्सिल्स को अगर आप समझें कि ये कमरा जो है ये गला है, तो एक ये सोफ़ा, एक वो सोफ़ा, ये 2 टॉन्सिल्स जिसमें पड़े हैं। ओके। इन 2 टॉन्सिल्स के अलावा जितनी दीवारें हैं वो भी प्रोटेक्ट कर रही हैं गले को इन्फेक्शन से। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जी गला ख़राब हुआ, उसमें क्या टॉन्सिल्स यानी कि ये सोफ़े ख़राब हुए या दीवारें ख़राब हुई? अगर टॉन्सिल्स बार बार ख़राब हों तो उनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी होता है। That is the only option? That is, we got a specific criteria for that. One attack of tonsillitis does not mean a surgery. Okay. उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि if you have 6 attacks in 1 year, okay, or quarterly attacks in 2 years, then you are a candidate for surgery. जबकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जी एक दफ़ा गला ख़राब हुआ और सर्जरी करा ली। अब वो गला टॉन्सिल्स ख़राब थे या रेस्ट ऑफ द वॉल्स ख़राब थी, ये डॉक्टर ने डिटरमिन करना है।
और इसके लिए अगर मैं जो आपके व्यूअर्स के लिए मैसेज दूंगा कि अगर बच्चे का गला ख़राब होता है तो आप उसको सिर्फ पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, बुखार कम करने वाली दवाइयाँ दें, एंटीबायोटिक्स ना दें, ताकि बच्चा कंफर्टेबल भी हो जाए। और जब बच्चा ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो ओनली ही कैन मेक आउट कि ये टॉन्सिल्स ख़राब हैं कि रेस्ट ऑफ द वॉल्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं? टॉन्सिल्स का बढ़ना जो है ना, आप सिर्फ बढ़ने को भूल जाएं। बढ़ने की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो इतने बढ़ जाएं कि आपको निगलने में प्रॉब्लम दे रहे हैं या सांस लेने में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो साइज की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इट हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस। एक कॉलर भी हैं हाफिजपुर से, अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम शोएब एंड सबीन, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पेचीदा इशू को हाईलाइट किया है। मैं एक चीज़ आपके सामने रख दूं कि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं और जब उनके साथ ये इशू क्रिएट हो जाता है तो उस दौरान को खुराक खाने के लिए क्या दें, बच्चे हर चीज़ को मुंह मोड़ लेते हैं ना अमूमन। और दूसरा एक चीज़ आपके सामने ये भी रख दूं कि इस चीज़ से हमें अब आगे निकलना होगा कि हम अमूमन टेलीविजन पे जब भी कॉल्स करते हैं या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर साहब अमूमन ये कहते हैं कि अगर हम ये कुछ किसी चीज़ के हवाले से बताते हैं तो उसकी पब्लिसिटी ना हो जाए। तो अमूमन फिर लोग जो है दूर दराज के इलाकों में बैठे होते हैं तो उनको फिर उस चीज़ का पता नहीं चलता। तो हमें थोड़ा सा एक आगे स्टेप जाना चाहिए और हम न्यूज़ के इसमें थोड़ा डिसीजन बड़ा लेना चाहिए ताकि लोगों तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू। पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे डॉक्टर साहब, बताएं इनको। अच्छा देखिए, अगर जब बच्चा जो है टॉन्सिलाइटिस की वजह से नहीं, उसकी पुअर इनटेक होती है तो एक उसमें दर्द का पहलू होता है, दूसरा इलनेस की वजह से उसकी डिज़ायर खाने की ख़त्म हो जाती है। जब आप पेन किलर देंगे और एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली अगर आपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया है और आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दिए तो बेहतरी की तरफ चलेगा। ऐसी सूरत में जो हमारे कल्चर में सबसे एक अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ वो है जिस तरह चिकन कॉर्न सूप या इस किस्म का कोई चीज़, उससे एक प्रोटीन जाएगी जो कि उसकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। सूप पीते पीते उसके गले की सफाई हो जाएगी। जिस तरह हम गरारे करके पानी बाहर फेंकते हैं तो वो उसी सूप को निगल रहा होगा। उसके अलावा उसको उसी से सूदिंग इफेक्ट भी होगा। तो सूप जो है वो बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा सॉफ्ट डाइट जो कि उसको दर्द ना करे तो वो होगी, और जूं उसकी बाय वर्च्यू ऑफ इम्यूनिटी बेहतरी होगी तो वो हालात उसके बेहतर हो जाएंगे और उसकी इनटेक बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, ताहिरा है पाकपत्तन से। जी ताहिरा, क्या कहना चाहेंगी? ताहिरा आप साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप। डॉक्टर साहब एक और सवाल, ये कहा जाता है कि अगर पहले 2, 3, 4 साल बच्चों को बार बार अगर टॉन्सिल्स के बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स ये राय रखते हैं कि अभी हम ऑपरेशन या सर्जरी नहीं कर सकते। क्या वाकई ये होता है? टॉन्सिल की सर्जरी 2 इयर्स ऑनवर्ड्स कभी भी की जा सकती है। एक मैं साथ आपको बता दूं कि जहां पे आप टॉन्सिल्स के बड़े साइज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं गले के टॉन्सिल्स की। आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि गले के टॉन्सिल्स के साथ एक नाक के पीछे भी टॉन्सिल्स होते हैं। अच्छा। और ये इकट्ठे बढ़ते हैं। अच्छा। और 2 से 6 साल की उम्र की दरमियान की जो सर्जरी होती है वो मेनली नाक के टॉन्सिल्स और गले के टॉन्सिल्स उनको इकट्ठी की जाती है। ओके। और उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि 2 से 6 साल की उम्र के अगर बच्चों में कुछ बहरापन आ रहा हो तो एडिनॉइड्स उस नाक के टॉन्सिल को कहता है, उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है। मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में ये आया है कि हाँ जी, बच्चा खांसी कर रहा है तो कह रहे हैं जी गला ख़राब हो गया है। ये चेस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल। और आपने जब टॉन्सिल का जिक्र करना है तो सिर्फ थ्रोट के टॉन्सिल्स नहीं, आपने जो एडिनॉइड्स को जो है उनको भी मद्देनजर रखना है कि उसमें मसला तो नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप देखें, नाक का काम है फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है। तो एक बच्चा जिसके नाक के टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स बड़े हुए होंगे तो वो बच्चा मुंह से सांस लेगा। मुंह से जो सांस लेगा वो हवा ना फिल्टर्ड होगी, ना वो टेम्परेचर रेगुलेटेड होगी, ना वो ह्यूमिडिफाइड होगी। तो उसकी कॉफ जो है वो बेसिकली नाक के टॉन्सिल्स की वजह से होगी। ठीक। और वो अगर ना रिमूव किए जाएं, बच्चे के अंदर डेफनेस हो जाती है, इवन उसके परमानेंट
फेशियल फीचर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ओके, तो बहुत जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट हो। थ्रोट टॉन्सिल, मैं सिर्फ लेमैन्स लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, गले के टॉन्सिल और नाक के टॉन्सिल दोनों की इकट्ठी तशखीस होना जरूरी ठीक है। डॉक्टर साहब, 2 और कॉलर्स हमारे साथ हैं, साथ साथ कॉल्स भी लेंगे, फिर आपका कमेंट भी। सबसे पहले सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सगीर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सारे सुन लो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी टीवी बंद कर देता हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से भी बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ, बच्चा पैदा होता था गाँव जातू में, तो उसको हफ्ते में एक दफा कड़वी चीज देते थे, कोड़ा, हम कोड़ा बोलते हैं उसको, देते थे। अच्छा, ये तो टॉन्सिल हो गए ना गले में, आपके पाँव में चोट लगेगी ना तो ये आपकी जो रान है ना, इसके ऊपर यहाँ एक गिल्टी हो जाएगी, वो भी टॉन्सिल है। अच्छा, आपके हाथ में चोट लगेगी ना, आपके हाथ में, तो ये जो ऊपर की ये जो जगह कहना क्या चाहते हैं सर सगीर साहब, कहना क्या चाहते हैं? टॉन्सिल हो जाते हैं। जब वो चीज जख्म या दर्द ठीक हो जाता है तो वो टॉन्सिल खुद ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो जो घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं बाज़ तो वो कह रहे हैं कि कड़वी चीज दी जाती है तो उससे फर्क आ जाता है। तो ऑब्वियसली हर जगह पर इन मिथ्स के बारे में भी, क्या ये मिथ्स हैं या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। मिसेस फरीद हैं एबटाबाद से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस फरीद, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह जारी रखिए इंशाल्लाह। तो मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है 17 ईयर्स उसकी एज है, आजकल उसको फिर ज़रा टॉन्सिल्स का इशू है। आई थिंक उसने कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी ली थी, तो सर मैं उसको अभी पेनाडोल भी दे रही हूँ और साथ मोक्सीगेट और रेजोमैक्स मुझे डॉक्टर ने वो की है कि ये आप जारी रखें। तो सर क्या आया, ये 3 दिन तो हो गए हैं, उसका फीवर वैसे ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और सर इन दिनों में ठंडी चीजें भी अवॉइड करें, और ये जो गार्गल्स हैं नमक के पानी से, ये कितने इफेक्टिव है सर? एक सवाल भी हम जरूर करेंगे। मिसेस फरीद, 17 साल का बेटा आपका, कितने सालों से ये इशू है? ज़रा आप लोग डॉक्टर को चेक कराते होंगे? जी जी, ऑन एंड ऑफ आता है, लेकिन ऐसे ही जब बदपरेजी हो जाती है, कोई ठंडी चीजें खा ले या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत चिल पी ली। कभी कभी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया कि सर्जरी होनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इतना जरूरी नहीं। अच्छा, एक इनका मुझे 17 साल का बेटा है जी, वो कह रहे हैं टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी थी इसलिए वो उनको लगता है कि बढ़ गए। तो जरूर बताएंगे कि सिर्फ ठंडी कोल्ड ड्रिंक से या मौसम जब आपका ठंडा होता है, क्या वाकई ये दुरुस्त बात है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं? देखें, बात ये होती है कि जिस तरह हमारे जिस्म की बाहर की तरफ जिल्द है तो अंदर की तरफ झिल्ली है। ठीक है, अब आप समझे कि हमारी झिल्ली लिप्स के बॉर्डर के स्टार्ट हो गई। झिल्ली जो है, टॉन्सिल्स के ऊपर जो झिल्ली होती है वो बॉडी की सबसे पतली झिल्ली होती है, और उसका जो है, उसको किसी किस्म की इंसल्ट भी हो तो वो डैमेज हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये तो आम है कि अब टॉन्सिल या थ्रोट बॉडी का मेन गेट है, तो आपके घर का जो मेन गेट है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। अब जब आप एक्सेस हीट, इवन एक्सेस कोल्ड, स्पाइसेस, इवन एट टाइम्स जो लोग जिनको उसको हम कहते हैं एसिडिटी का इशू होता है, वो एसिड भी गले में आ जाए तो उससे थ्रोट डैमेज हो जाता है। तो फिजिकल, केमिकल, थर्मल ट्रॉमा जो है वो सब जो है वो फैक्टर काउंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और भी कि लोग इसको हाइट के साथ भी टॉन्सिल्स के बढ़ने को लिंक कर रहे होते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही क्योंकि उसको टॉन्सिल्स उसके बड़े हुए थे, ये भी क्या बात दुरुस्त है? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ लास्ट 10 सेकंड जल्दी बताइए। उसमें यह है कि जी टॉन्सिल्स डू नॉट सीक्रेट एनीथिंग व्हिच स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग। हाइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।